नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी में जो हाल में हुआ है, वो बादल फटने वाली घटना। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, खास तौर पर एक रिपोर्ट है, उत्तरकाशी बादल फटना, तबाही और बचाव कार्य करके। तो आज इसी जानकारी के आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, असर क्या रहा और हाँ, बचाव के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो ये घटना हुई 5 अगस्त 2025 को। धारली गांव है, गंगोत्री धाम के पास, शायद हरसिल के नज़दीक पड़ता है। वहीं पर बताया जा रहा है कि बादल फटा। बादल फटना असल में होता क्या है, ये कोई समझाएगा? जी। बादल फटना मतलब आप समझिए कि एक बहुत छोटे से इलाके में बहुत ही कम समय में अचानक तेज मूसलाधार बारिश हो जाना। तो जानकारी यही कहती है कि धारली गांव के ऊंचाई वाले कैचमेंट एरिया मतलब जल ग्रहण क्षेत्र में ऐसा ही हुआ। और जैसे ये तेज बारिश हुई, फौरन बाद ही खीर गंगा नदी में एकदम से बाढ़ आ गई। और इतना ही नहीं, साथ में लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन भी हुआ। तो ये एक तरह से डबल या ट्रिपल इम्पैक्ट था। और इसका असर असर कितना गंभीर रहा, क्या बताया गया है जानकारी में तबाही के बारे में? असर तो देखिए बहुत ही विनाशकारी बताया जा रहा है। जो जानकारी हमारे पास वो कहती है कि पूरा का पूरा धारली गांव वो या तो डूब गया है या बाढ़ के पानी में बह ही गया है। ये उत्तराखंड में मानसून के दौरान जो गंभीर घटनाएं होती है ना, अचानक बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, ये सब मिलकर जो तबाही मचाते हैं, उसका एक बहुत दुखद उदाहरण है ये। ऊंचाई वाले इलाकों की जो वल्नरेबिलिटी है, जो संवेदनशीलता है, वो यहाँ साफ दिखती है। लोगों पर क्या असर पड़ा है? क्या क्या कुछ शुरुआती जानकारी है कि कितने लोग हताहत हुए या लापता हैं? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स तो हमेशा थोड़ी मतलब अनिश्चित ही होती हैं। जानकारी में कुछ जगहों पर 4 मौतों का जिक्र है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की बात भी है। लेकिन हाँ, ये साफ कहा गया है कि ये आंकड़े अभी कंफर्म नहीं है, इनकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। पर जो बात तय है वो ये कि काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग हैं, लापता हैं और उनकी तलाश चल रही है। स्थिति अभी भी मतलब पूरी तरह साफ नहीं है। इतनी बड़ी आपदा, तो बचाव कार्य कैसे शुरू हुए, ये जानना वाकई में बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पहलू है। जानकारी के मुताबिक रिस्पांस काफ़ी तेज़ था। एसडीआरएफ है यानी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, फिर एनडीआरएफ है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ज़िला प्रशासन, सेना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और जो लोकल एजेंसियां हैं, ये सभी फौरन मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इतने सारे अलग अलग टीमों का एक साथ काम करना यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। जाहिर है इतने बड़े स्केल पर कोऑर्डिनेशन आसान नहीं होता होगा। अच्छा, राज्य सरकार की क्या भूमिका रही इसमें, कुछ बताया गया है? जी हाँ, जानकारी बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटर कर रही है। जो ज़रूरी राहत सामग्री होती है ना, जैसे खाना, पानी, दवाइयाँ, वो सब प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही हैं। सेफ्टी एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं लोगों के लिए, और जो लोग फंस गए थे या जिनके घर तबाह हो गए, उन्हें सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान खींच रही है। जानकारी में ऐसा कुछ इशारा है कि उत्तरकाशी में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। मतलब हाल के महीनों में और भी ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल, और ये पॉइंट इस पूरी घटना को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखता है। जानकारी में साफ तौर पर जून 2025 में सिलाई बैंड के पास एक और बादल फटने की घटना का जिक्र है। उसमें 2 मजदूरों की दुर्भाग्य से मौत हो गई थी और 7 लोग लापता हो गए थे। ये बस कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। तो मतलब ये सिर्फ एक अकेली दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये किसी पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। सही कहा। जब हम धारली वाली घटना को जून वाली घटना के साथ रखकर देखते हैं, तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या इस रीजन में ऐसी आपदाओं की फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बढ़ रही है। जानकारी सीधे तौर पर वजह तो नहीं बताती, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बदलता हुआ मौसम या बढ़ता हुआ इंसानी दखल या पहाड़ी इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, क्या ये सब मिलकर इन घटनाओं को और गंभीर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक आपदा नहीं, बल्कि शायद एक बड़ी चेतावनी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो धारली गांव में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है। गांव लगभग बह गया है, कई लोग अब भी लापता हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चल रहे हैं। हाँ, और जैसा हमने अभी बात की, ये घटना इस इलाके में हाल में हुई दूसरी आपदाओं की कड़ी में जुड़ जाती है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि अगर इस तरह की घटनाएं, जैसा कि जून वाले उदाहरण से भी साफ है,
इन ऊंचाई वाले इतने सेंसिटिव इलाकों में बार बार हो रही हैं, तो क्या हमें भविष्य की तैयारियों को लेकर, डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर और प्रकृति के साथ बैलेंस बनाने को लेकर क्या और ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है? ये एक सवाल है जिस पर आगे ज़रूर विचार करना चाहिए।